यूरोपियत में हैं। तो लकीली आई एम परफेक्टली फाइन राइट नाउ। मैं को शाम 4-5 बजे बहुत ज्यादा बेहतर फील नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वाज ट्राइंग कि मैं रिकवर हो जाऊं। हम पहले 5 से 6 बजे जो हमारा एक सेशन था उसमें आई वाज फीलिंग वेरी लो, बट देन अल्हम्दुलिल्लाह आई गुड रिकवर। तो अच्छा जी, चलेंगे। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम आज का एक लंबी कहानी को खत्म करेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान की है। ये इतनी लंबी स्टोरी होती है हर दफा कि आप ये सब सिलेबस में, अगर आप करंट अफेयर्स का वो सिलेबस निकालने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपको दिया है, तो पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप को उसने एक अलग हेडिंग के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सब कंट्रीज के रिलेशन को उसने इकट्ठे मेंशन किया, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, लेकिन यूएस के साथ रिलेशनशिप को वो एक अलग से हेडिंग के अंदर देता है। जिसका मतलब आप समझते हैं कि यूएस को वो चाहता है कि आप बड़े ध्यान से देखें, बड़े गौर से इसको कंप्लीट करें। इसमें से क्योंकि पाकिस्तान के यूएसए के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, बीइंग अ सुपर पावर, यूएसए जो है वो बहुत तरह से हम पे इन्फ्लुएंस जो है वो करता है। उन तमाम चीजों को बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम वन बाय वन तमाम चीजों को देखें। थोड़ी डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं कहानी को। आज हम मुकम्मल कर देंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जो हमारी है। एक रिपोर्ट पब्लिश होती है साल 2011 में, और दुनिया इस रिपोर्ट को देख के काफी परेशान हो जाती है। ये रिपोर्ट दी जाती है बीबीसी की तरफ से। जो बीबीसी हमारे पास है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है। वो एक रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं उन्हें डिजास्टर्स ईयर जो है वो उसका नाम दिया जाए, यानी कि बदतरीन रिलेशनशिप रहे हैं दोनों ममालिक के दरमियान साल 2010 के बाद। ऐसा क्या हुआ था कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई ज्यादा खराब हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हमारा ऐसा दोस्त था कि जिससे हमें अपनी बुनियादों में रखा था जब हम वजूद में आए थे 1947 में। तब से लेके हमने कोशिश की कि हर दफा इसको सपोर्ट करें। तो क्यों 2011 बदतरीन साल था, और क्यों कहा जाता है कि 2010 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के ताल्लुकात हिट एट ऑल टाइम लो स्टेज पर पहुंचे? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आज के लेक्चर में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रेलिवेंट हैं, क्योंकि 2010 से लेके हम 10 सालों का डाटा जो है वो, बल्कि 22, तकरीबन 12 सालों का डाटा जो है वो कवर करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है आज की दुनिया। ये साल 2011 था जब पाकिस्तान के भी नोटिस में लाया जाता है कि जनाब उसामा बिन लादेन आपके घर में छुपा बैठा है, और उसामा बिन लादेन को अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो कत्ल कर देते हैं। अब की दफा पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान उसे शेल्टर कर रहा था, बचा रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा कि गुलामों की अपनी कोई आज़ादी नहीं होती है, और डायरेक्टली अटैक कर दिया। आइए जरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। बेसिकली साल 2010 से लेके साल 2014 तक, इन पर्टिकुलर साल 2011 में था, वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब हमारे पास इनको वन बाय वन अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें कुछ डिटेल्स जो है वो समझ में आती हैं। ये फरवरी 2010 थी। फरवरी का महीना था 2010 में कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर था वो एक पैगाम देता है। यूनाइटेड स्टेट्स में जो अमेरिका का एम्बेसडर था उसका नाम एनी बी पैटरसन था। आप भी सीएसएस करने के बाद पाकिस्तान के एम्बेसडर रहेंगे, उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर पाकिस्तान में मौजूद था। उसने कहा कि देखिए जी, हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बड़े अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात किसी भी कीमत पे खराब नहीं करना चाहते।
तो आप अपने दिल से एक बात निकाल दीजिए, अगर आपको ये लगता है तो पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका किसी भी तरह से डिस्टर्ब करना चाहता है या डिस्ट्रॉय करना चाहता है। एनी डब्ल्यू पैटरसन ने इस पे एम्फसाइज किया। उसने कहा कि देखें, हमारे पास जो है वो पूरी पूरी दुनिया में ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, लेकिन हमारा ये जज्बा है कि हम पाकिस्तान को किसी भी तरह से झुकने नहीं देंगे। हम पाकिस्तान को मदद देते रहेंगे। पाकिस्तान को मदद के सिवा और चाहिए ही क्या था। ये पैटरसन की मदद की बात थी और हम जो है वो खुशी से फूल लेना समाज से। और फिर ऐसा हुआ। 2002 से कहा जाता है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर रिसीव किए। इमेजिन कीजिएगा, ये अमाउंट काफी है, बहुत काफी है किसी भी मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए। 1.2 बिलियन डॉलर काफी था आपको डिफॉल्ट से बचाने के लिए। और जब सऊदी अरेबिया ने भी और उसके अलावा यूएई ने भी तकरीबन 3 बिलियन डॉलर आपके जमा करवा दिए। 18 बिलियन डॉलर जो है वो 2002 से 2010 तक जो है वो दी जाती हैं मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट के नाम। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा कुआं है जहां पे 18 बिलियन डाल दिया गया? वो कहाँ गया 18 बिलियन? शायद एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कभी नहीं मिल सकेगा। और तो और फरवरी 2010 के अंदर ओबामा गवर्नमेंट बड़ी पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। पाकिस्तान के साथ मुखलिस थी या अपने मुफादात के साथ मुखलिस थी? दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान के हक में ओबामा ने एक रिक्वेस्ट की। ये कहा कि पाकिस्तान को हमने मिलिट्री असिस्टेंस बढ़ानी है 3 बिलियन, यानी कि 3 बिलियन जो है वो हमने पाकिस्तान को मजीद देने हैं। और ये रिक्वेस्ट जो है कबूल कर ली गई। इस तरह से पाकिस्तान ने तकरीबन जो है वो 21 बिलियन मिलने थे, 20.7 बिलियन पाकिस्तान को रिसीव होगा। इमेजिन कीजिएगा जरा ये अमाउंट, कितनी अमाउंट बनती है जब हमारे पास जो है ये अमाउंट वसूल होती है। ताल्लुकात बेहतर होते हैं फरवरी के महीने में, लेकिन अब की दफा एक अब्दुल गनी बरादर जो है वो पकड़ा जाता है। अब्दुल गनी बरादर कौन है, इसका पकड़ा जाना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है, ये आपको मैं बता दूं कि अब्दुल गनी बरादर जो है वो आजकल अफगानिस्तान का एक्टिंग जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। इमेजिन कीजिए, ये ऐसा बंदा है अब्दुल गनी बरादर। नाम याद रखिएगा, इंटरव्यूज में अक्सर पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछ लेता है अब्दुल गनी बरादर के बारे में। ये अफगानिस्तान का एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर था। ये वही बंदा था जिसने, अब्दुल गनी बरादर ने एक दिन कहा कि हमें इस्लाम का दिफा करना है तो हमें कोई ना कोई तंजीम बनानी चाहिए। और इस बात पे इन्हें सपोर्ट किया था मुल्ला उमर ने। मुल्ला उमर ने कहा था हाँ हाँ क्यों नहीं। और इन दोनों ने मिलके तालिबान को बनाया था। तालिबान को बनाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। मुल्ला उमर 2002 से 2010 तक टॉप में वो डिप्टी रहे अफगानिस्तान। तो ये अब्दुल गनी बरादर जो है वो हमारे पास से हैं। हुआ कुछ यूं कि अब्दुल गनी बरादर को पाकिस्तान की फोर्सेस ने पकड़ लिया। ये एक बहुत अच्छा जो है वो कदम था। पाकिस्तान ने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये अच्छा कदम पाकिस्तान के लिए नहीं था, क्योंकि ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है उन्हें पकड़ा था। अब की दफा पाकिस्तान की फोर्सेज ने जो है वो पकड़ते हैं। व्हाइट हाउस ने बड़ी शाबाश दी, उन्होंने कहा जबरदस्त। व्हाइट हाउस हेल्ड दिस ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा किया आप लोगों ने अब्दुल गनी को पकड़ा। और इसके अलावा पाकिस्तान के हक में काफी स्टेटमेंट आना शुरू हो गए। जैसे व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी रॉबर्ट गिब्स उन दिनों तो उन्होंने कहा, ये पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती की मिसाल है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, ये है वो है। और इसके बाद
रॉबर्ट गिब्स जो है वो बताते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इनहैंस करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है हमारी। खुद पाकिस्तान की अब तारीफ होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली मुल्ला उमर को जो है वो इनको पकड़ना आसान काम नहीं था। इनसे हमें डिटेल समझ में आती है, इनसे हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने लिए ठीक ठाक जो है वो इस्तेमाल किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोशिश करता है अपने खिलाफ हर उस मुल्क को खत्म करने के लिए जिससे उसको थोड़ा सा भी खतरा होता है। यहाँ पे हमें कुछ चीजों को देखने की जरूरत है। यहाँ पे हमें ये भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली क्या मिलता है इस सारे के सारे मामला। पाकिस्तान जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ताल्लुकात में बेहतरी आती है, लेकिन ये बेहतरी कुछ ज्यादा देर के लिए जो है वो नहीं रहती है। मार्च में जो रॉबर्ट रिचर्ड होबरोक थे, ये यूएस के स्पेशल एनवे थे पाकिस्तान के लिए। इन्होंने ये बताया कि जनाब पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो ओबामा गवर्नमेंट के अंदर काफी बेहतर हुआ है। तो ऑल टाइम हाई जो है वो रिलेशनशिप हुए, लेकिन इसे पता था कि इसके बाद यही रिलेशनशिप जो है वो दोबारा नीचे गिरने वाले हैं। ये रिलेशनशिप ना सिर्फ नीचे गिरे बल्कि हमारे पास जो है वो बहुत नीचे चला जाता है। स्क्रीन दोबारा आपके पास आ रही है। अब 2011 में जो है वो हमारे पास सिचुएशन जो है वो और खराब हो गई है। अब हमारे पास इस तरह से सिचुएशन जो है वो खराब होती है। सिचुएशन इस तरह से खराब होती है कि जो सिचुएशन हमारे पास बिगड़ती है वो शायद 2011 से पहले और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो एक बड़े शिफ्ट आ जाते हैं। चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से शिफ्ट आते हैं और क्या वजह है कि 2011 में ऐसे कौन से इंसिडेंट होते हैं कि जो बिल्कुल सब चीजों को बदल के रखता था। हमारे पास 2011 में दरअसल प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान को तीन मुख्तलिफ तरह से चीजों को देखना पड़ता है। 2011 में हुआ क्या? आप सबको याद होगा 2011 के वो रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट। आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा। रेमंड डेविस जो है वो, जिसका मुकम्मल नाम रेमंड एलन डेविस था, ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक सोल्जर था, सिपाही था। ये आदत है अमेरिका की कि अपने सिपाहियों को जब वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी आर्मी से निकल जाते हैं, तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म उनको हायर कर लेते हैं। इसको सीआईए ने हायर किया हुआ था, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जनवरी की बात है, जनवरी 27 और 2011 का दिन था। इसे पता था कि बदकिस्मत पाकिस्तान के अंदर आज कोई मरने वाला है। रेमंड डेविस साहब पूरे नशे में धुत थे। इन्होंने दो तीन बोतलें चढ़ा रखी थी और लाहौर में सरेआम इन्होंने दो भाइयों को गोली मार दी। इनका कहना था कि इन दोनों के पास गन थी और इन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। रेमंड डेविस के साथ अभी ये सीन चल ही रहा था कि आनंद फानन जो है वो रेमंड की जो मदद को जो है वो गाड़ियां थोड़ी, जो गाड़ी दौड़ती हुई आई रेमंड डेविस की मदद में, ये इसका ड्राइवर इतना अंधा हो चुका था इस अमेरिका के फालतू को बचाने के लिए कि उसने एक तीसरे आदमी को भी कुचल दिया। और यूं बदकिस्मत मुल्क के जिनका कसूर सिर्फ ये था कि वो पाकिस्तान से थे और पाकिस्तान में पैदा होने की वजह से तीन लोगों की जान चली जाती है 27 जनवरी 2011। तीन लोग मारे जाते हैं।
अब की दफा इस ड्राइवर ने जो इसकी मदद को आया, इसको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि तुम रुको नहीं और तुम निकल जाओ। अब की दफा ये ड्राइवर निकल जाता है और गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, नंबर प्लेट होती है प्राइवेट कार जो है वो, यानी कि ना तो कोई नंबर प्लेट था ही नहीं या प्राइवेट। यूएस में यूएस गवर्नमेंट को फौरन से इतला दी जाती है कि हमारा जो है वो रेमंड डेविस जो कि सीआईए का खास एजेंट है, उसने ये काम किया है। यूएस गवर्नमेंट ने कहा इस पे घबराने की कोई बात नहीं है, रेमंड डेविस को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल है। लेकिन जरा रुकिए, इससे पहले कि मैं रेमंड डेविस वाली बात से आगे चलूं, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी से क्या मुराद है और ये क्या होती है? देखिए, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है और आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से, या मान लीजिए कि आप अफ्रीका के अंदर हैं और अफ्रीका के अंदर आप जो है वो पाकिस्तान के अम्बेसडर हैं, किसी भी रियासत के हैं। अब आप जो है वो कहीं पे भी जाते हैं, आप वहां पे नमाज अदा कर सकते हैं। मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं, किसी भी जगह पे आप सैर तफरीह के लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर कल्चर है, आप कहीं पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। मान लीजिए जो आप जिस रियासत में हैं वहां पे यूं सरेआम नमाज पढ़ना जो है वो एक जुर्म है। अगर वहां पे कोई भी ये काम करता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि आप पब्लिक को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कानून आप पे लागू नहीं होगा। मान लीजिए कि आपसे किसी भी कंट्री में किसी का मर्डर हो जाता है, आप शराब पी रखी है, आपने जब किसी को कुचल दिया है, अब कुछ भी हो जाता है, आपको डिप्लोमेटिकली इम्यूनिटी हासिल है। ये माहदा हुआ था कंट्रियों के दरमियान, इंटरनेशनल लॉ के दरमियान, कि भाई किसी भी मुल्क के एम्बेसडर पर जिस मुल्क में वो सर्व कर रहा है वो कवानीन लागू नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो है वो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर हमारे मुल्क का कोई कानून लागू नहीं होता। मजीद ये कि उनको गलती कर लेते हैं तो उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पाकिस्तान के जो एम्बेसडर किसी भी मुल्क में हैं, जो सीएसएस करने के बाद जो है वो एम्बेसडर हैं, वो फॉरेन सर्विसेज में हैं, उनको भी इम्यूनिटी हासिल है। इनका पासपोर्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक रेड पासपोर्ट होता है, जो कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है। पाकिस्तान थ्रेट है, यानी कि बेइंतहा कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे वीजा ऑन अराइवल शामिल है, लेकिन आपकी कंट्री उसका मुआवजा कर सकती है। पेरेंट कंट्री एक्शन लेगी इसके खिलाफ, वो कंट्री नहीं लेगी, वो कंट्री उसको वापस भेज देगी। पेरेंट कंट्री को रिक्वेस्ट करेगी साथ में कि ये आपका जो बंदा है इसने ये काम किया है, इसको प्रोसिक्यूट करें। ऐसा नहीं है कि वो खुदा बन चुका है, उसका एक्शन लेगी, लेकिन उसकी पेरेंट कंट्री से रिक्वेस्ट करेगी कि इसके खिलाफ एक्शन है और उसको फॉलो अप में रखेगी। अब इसका मतलब यह है कि फॉरेन एनिमीज को लगा कि हकीकत होता है कुछ यूं था कि पहले जमाने में जब कभी फॉरेनर से कोई मैसेज लेकर जाया करते थे किसी भी बादशाह के पास, जो है वो उसकी गर्दन उतार दिया करते थे। उसके बाद एक कवानीन बने कि नहीं, उस बंदे को कुछ नहीं कहा जाएगा, जो मैसेंजर है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। सो जी हमारे पास रेमंड डेविस साहब भी जो हैं, आप इसी प्रोटेक्शन से बच जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, यूएस कहता है इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अपने 3 लोगों के यूं सरेआम कत्ल होने पे सड़कों पर निकल आती है, एहतजाज होना शुरू होता है। पाकिस्तान की जो घिसा पिटा कानून है वो हरकत में आता है और उसको जो है वो रेमंड डेविस को पुलिस पकड़ लेती है। बाद में जो है उनको हमारी अनसीन फोर्सेस सामने आती हैं और वो मुकमका करवाती हैं। रेमंड डेविस की फैमिली जो है, तो रेमंड डेविस से उसके मुल्क से जो है वो तकरीबन 2.4 मिलियन यानी कि 24 लाख अमेरिकन डॉलर जो हैं वो दिलवाए जाते हैं कंपनसेशन के तौर पर। फिर जो है वो पाकिस्तान के जजेस जो हैं वो रेमंड डेविस को रहा कर देते हैं और उसको एक स्पेशल पाकिस्तानी प्लेनर जो है वो यूएस से छोड़ के आता है पूरे इज्जत और एहतराम से।
रेमंड डेविस जो है वो। तो जी, इसके साथ नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि रेमंड डेविस साहब जो हैं वो पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात जो हैं वो खराब होते हैं। साल 2011 पाकिस्तान अपने बंदों के मरने का थोड़ा सा तो गुस्सा करता है, ऐसा नहीं है कि वो अपनी रियासत के बंदों को मरने के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी गुस्सा ना करे, लेकिन फिर तो जो है वो बिल्कुल मामला जो है वो खराब हो जाए। अब आप जो है इसको कनाडा के तौर पर जो है बना लीजिए, कनाडा के तौर पर अपना लीजिए कि कनाडा के अंदर जो हुआ, आई एम श्योर कि आपको याद है कि आपको जो है वो हरदीप सिंह निज्जर याद है कि वो हरदीप सिंह निज्जर का जो कत्ल हुआ कनाडा के साथ। हरदीप सिंह निज्जर जो है जिसको असैसिनेट किया गया था। हरदीप सिंह एक कैनेडियन सिटीजन था। 18 जून 2023 को इसका कत्ल कर दिया जाता है। ये खालिस्तान मूवमेंट का बानी था और इससे इंडिया ने जो है वो अपनी तानाशाही या बहादुरी दिखाते हुए हरदीप सिंह निज्जर को कत्ल कर दिया। ऐसा सिर्फ उसने यहाँ भी नहीं किया, यही भी नहीं किया, सियालकोट के अंदर तहसील में तहसील दस्तूर हुआ है। डॉन में दिखिएगा जरा, ठीक है, सियालकोट इंसिडेंट। यहाँ पे जो मुंबई अटैक्स में शायद कोई मौलाना साहब इन्वॉल्व थे जमात दावा के, वो कोई जुमा पढ़ाने आते हैं और उनको जो है वो रॉ के एजेंट्स जो है वो गोलियां मार देते हैं। सी हाउ इजी इट इज फॉर द रॉ कि वो कहीं भी जाते हैं, दे इनफिल्ट्रेट एवरीवेयर एंड दे कैन किल द पीपल। इट इज द स्टोरी। तो अगर आप इसको देख सकें तो आपको पता चल सकेगा कि हमारे पास ये वाली भी है। ऐसी भी सिचुएशंस में मौजूद है। ये 14 अक्टूबर की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 14 अक्टूबर। कनाडा के साथ साथ तो सब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा काम किया, लेकिन पाकिस्तान था तो इसने तो बहुत ज्यादा एक्शन नहीं दिया। हालांकि हमारे आईजी ने ये बहुत डॉन, लिखिएगा जरा आपको पता चलेगा। लेकिन हमारा जो कनाडा है उसने तो खैर, उसने बताया कि शहरियों को कत्ल करना कितना आसान है। उसने एम्बेसडर्स को बुला लिया और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो है वो बड़े बदतरीन हुए और चल रहे हैं अभी तक। उसामा बिन लादेन, दूसरा झटका जो अमेरिका को लगा वो काफी गहरा था और वो ये था उसामा बिन लादेन था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जिस पूरी की पूरी दुनिया में जिस बंदे को वो ढूंढते फिर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो छुपा हुआ। यानी लड़का बगल में, डंडोरा शहर में। They're looking for Osama bin Laden everywhere like a wild dog, but Osama bin Laden is there in Pakistan. How strange it is. ओसामा बिन लादेन का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सलाला इंसिडेंट हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताऊं, ये ओसामा बिन लादेन का इंसिडेंट था क्या? ओसामा बिन लादेन जो है ये फाउंडर था इस्लामी मिलिटेंट ग्रुप अलकायदा। ये वो बंदा था जिसे अब्बाताबाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मई की 2 तारीख 2011 को शूट किया, ऑपरेशन नेपच्यून पीर के जरिए। फिर एक और इंसिडेंट हो जाता है, वो सलाला इंसिडेंट है। सलाला इंसिडेंट काफी तशवीशनाक था। सलाला इंसिडेंट में हम लोग जो है वो सलाला इंसिडेंट को 26/11 अटैक के नाम से भी जानते हैं। ये 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर को होने वाला सलाला इंसिडेंट जो है पाकिस्तान के काफी ज्यादा जो है वो फौजियों की जान ले गया था। टू बी वेरी प्रिसाइज,
28 फौजियों को कत्ल कर दिया गया था अमेरिका की नेटो फोर्सेस ने। नेटो फोर्सेस ने सरेआम उन पे हवा से गोलियां बरसाई। ये तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हम तो अफगानिस्तान की हदूद पे गोलियां चला रहे थे क्योंकि यहाँ पे तो टेररिस्ट। यस, सीआईए ने लोकेट किया था और सीआईए के एजेंट थे पाकिस्तान, उन्होंने लोकेट किया था। They rented out a house in front of that house. They worked for years. सीआईए के एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स, आईएसआई के एजेंट्स, ये हर जगह मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। पाकिस्तान के भी आईएसआई के बंदे जो हैं वो इंडिया के तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं और बड़े बड़े आला रैंक्स पे हैं। आमिर साहब, ये जो आईबी काम करता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है, कि किसी भी मुल्क में जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो खानदान जो है वो चलते हैं, इनकी लॉयल्टीज जो है वो होती हैं। पाकिस्तान की कुछ फैमिलीज जो है वो इंडिया में है, वो दे आर देयर, मुमकिन है दे आर सर्विंग ऑन द हाई गवर्नमेंट रैंक, दे आर प्रोवाइडिंग द इनसाइड डिटेल्स टू द पाकिस्तान, दे आर वेरी लॉयल टू देयर कंट्री। एंड सिमिलरली यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, शामिल होंगे, जो कि रॉ को रिपोर्ट करता है, रॉ को रिपोर्ट करते हैं, सीआईए को रिपोर्ट करते हैं। इसी तरह से हमारे हमारे यूएसए तक तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन ये हर जगह अफगानिस्तान के अंदर बंदे मौजूद हैं, इंडिया के अंदर तो बाकायदा फैमिलीज हैं जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो चल रहे हैं। सलाला इंसिडेंट के पैसे भी लिए हमने, और क्या होते हैं नेटिव, नहीं नहीं नहीं, नेटिव नहीं होते आमिर साहब, उन नेटिव एजेंट्स जो हैं वो उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। 1947 से ऑनवर्ड्स अपने जो लोग हैं उनको नेशनैलिटी दिलवाई जाती है किसी और कंट्री की। फॉर एग्जांपल, आपका बंदा कोई पैदा ही कनाडा के अंदर हुआ है, उसके जो है वो बाप दादा जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तानी था। अब उसको किसी न किसी तरह से इंडिया के अंदर भेजा जाता है, इसको भेजा जाता है, तो कोई ऐसा बंदा जिसका पाकिस्तान के साथ कोई लिंक नहीं रहा, उस जिस से जब मुंबई अटैक्स होते हैं तो तब भी एक अमेरिकन की खिदमत हासिल की गई थी, जिसने जो है वो सारी के सारी जाके ताज होटल और बाकी की पिक्चर्स ली थी। ठीक है, एक लंबी स्टोरी है, बट द थिंग इज दैट दोज पीपल, दे आर नॉन नेटिव पीपल, नेटिव पीपल है। अब वो वहां पे ही पैदा हुए हैं, बट उनको जो है वो इनहेरिटेड ये रिपोर्ट्स हुए नहीं है, उनके बाप दादा ने बताया है, उनको पता चलता है कि किस किस तरह से वी आर वर्किंग फॉर अनदर कंट्री। ठीक है, जिस तरह से कुछ नस्ल दर नस्ल चीजें शिफ्ट होती है ना, तो उस तरह से ये इनहेरिटेड पता चलता है उन्हें कि हाउ दे आर सपोज टू वर्क, बिकॉज the main country is supporting them continuously. Pakistan is paying the agents there in India, India is paying the agents in Pakistan। ये कुलभूषण यादव, ये तो सब बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। इमेजिन कीजिए कि वो पाकिस्तान के अंदर इतना इन है कि उन्होंने दस्ता के अंदर जो है रॉ के एजेंट्स आते हैं और वो मार के निकल जाता है। पाकिस्तान की पुलिस नहीं आ पाती है, बल्कि आर्मी नहीं पकड़ पाती। रॉ, ये कुछ ये नहीं था, ये रॉ था, और पाकिस्तान ने कोई भी इसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया। शायद हम ले नहीं सकता था। तो इमेजिन करें, मुमकिन है कि वो सारे के सारे पाकिस्तान के लोग हो जाए, नॉट वेरी पॉसिबल की तरफ। सो जी, अब की दफा हमने जो है सलाला का ये अच्छा है, वहां वहां तक था। इस अटैक से पाकिस्तान ने कहा बस भाई बहुत हुआ, ये क्या बात हुई, तुमने सरेआम जो है वो गोलियां जो है वो हम पे चलाई। उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती लग गई, जहाज में थे बेचारे, तो थोड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन आवाम का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं लेता था। उन्होंने कहा कि भाई देखो बात ये है, गवर्नमेंट को खुलेआम मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि इनसे शमसी एयरफील्ड को खाली करवाया जाए, हम पाकिस्तान में नेटो सप्लाई को रोक देंगे। और पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई रोक दी। सलाला कहाँ पे है? मोहम्मद एजेंसी काटा के अंदर। तो
सारी की सारी जो है ये लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। दो चेक पोस्टें कंप्लीटली तबाह कर दी गई थी, और वहां के प्रेसिडेंट ने अपोलोजाइज नहीं किया था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हिलरी क्लिंटन ने सॉरी कहा था, और हम मान गए। फिर जी इसके बाद जो है वो सिचुएशन हमारे पास मजीद आगे चलती है। वेस्टर्न जो है वो जब उसामा बिन लादेन जो है वो यहाँ पे दरियाफ्त किया जाता है, तो वेस्टर्न मीडिया जो है वो बड़ी तनकीद करता है। वो कहता है कि देखें, ये कैसा मुल्क है, आप इसे कहते थे कि ये हमारा दोस्त है, लेकिन ये कैसा दोस्त है। जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो बड़ा रिलायबल मैगजीन है, लंदन से पब्लिश होता है, उसने ये कहा था कि देखें, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का कहने का दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान एज एन एम्बेरसमेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये तो शर्मिंदगी की बात है कि दोस्त ने जो है उसको छुपा के रखा हुआ। इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट में हमारे पास हुआ। यूएस जो है वो डिमांड करता रहा कि ना रेमंड डेविस जो है वो इसको छोड़ दिया जाए, इसको रहा कर दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने इसे रहा नहीं किया जब तक उसने पैसे नहीं दे दिए। 2.4 मिलियन जब अदा किया, तो शायद बुरसा को भी उतने मिले थे कि नहीं मिले थे, लेकिन जो है वो बाकियों ने उसको जो है वो दे दिया। अब हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के जो है मौजूद है, एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने कहा कि जी कोई बात नहीं, हम जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। कुछ एक्यूजन, कुछ डिनाइल जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। एक्यूजन और डिनाइल जो है वो अब की दफा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंडिया की बातें ज्यादा सुनना शुरू हो गई। इंडिया कहता है कि पाकिस्तान तालिबान को जो है वो सेफ हेवन प्रोवाइड करता है। यूएसए ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, उसामा बिन लादेन भी मुझे यहीं से मिला है। ये काफी बड़ा मसला था। तो वो अब की दफा जो है वो ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो जाता है। इसी इस्ना में इतनी सी देर होती है कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जो है वो अटैक और हो जाता है। अब की दफा ये हमले जो है वो अफगानिस्तान में होता है। अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वहां पे इसकी एम्बेसी पे अटैक हो। यूनाइटेड स्टेट्स नेटवर्क ने किया है। इससे पहले कि हम आगे चलें, हक्कानी नेटवर्क को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हक्कानी नेटवर्क था क्या? हक्कानी, हम हक पर हैं, हम हक पर रहेंगे, हम सच्चे हैं। हक्कानी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो 1980 में बनाया गया था। एक ऐसा नेटवर्क जिसका मकसद ये था कि हमने यूएसएसआर जो है वो उसको तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है, और हमने उसको तोड़ा, ब्रेक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पाया जाने वाला ये नेटवर्क है जिसको हम हकानी नेटवर्क कहते हैं। अब जी हमारे पास जो है इल्जाम लगता है हकानी नेटवर्क। यूएसएस एडमिरल माइक मोलन कहते हैं कि देखिए जी, ये हकानी नेटवर्क की अकेले की जरूरत नहीं है, इसमें आईएसआई इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसने अटैक करवाए हैं हमारे ऊपर। अब दोबारा से टेंशन बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने सलाला जो है वो चेक पोस्ट का बदला लिया है। पाकिस्तान कहता है जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो सब तालिबान जो है उन्होंने किया, हकानी नेटवर्क ने किया। पाकिस्तान दोबारा कहता है कि जी हमें इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान अब की दफा अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम से थोड़ा सा माइंड करता है। पाकिस्तान कहता है यार ये क्या बात हुई? जब होती है कोई बात होती है तुम लोग मुझ पे इल्जाम लगा देते हो। फिर हम यूएसए को ऑल्टरनेट करते हैं चाइना के साथ, चाइना से ज्यादा ताल्लुक अच्छे बनाते हैं। जब आप अपने महबूब को बताना चाहते हैं कि भाई तुम ही मेरी जिंदगी नहीं हो, मैं तुम्हारे सिवा भी जिंदा रह सकता हूँ, फिर आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हो।
फिर जब आप उसे इग्नोर करते हो तो फिर आप उसके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाते हो जिससे उससे प्रॉब्लम है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमने अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की, चाइना और सऊदीया के साथ की, यूएसए को दिखाने के लिए। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बात कही जिसे सुन के हमारे 14 सबक रोशन हो गए। उन्होंने कहा देखो भाई, अब मेरा एक मशवरा है, एक नसीहत है, और ये है कि मेरे साथ ताल्लुक तो अच्छा बनाओ, लेकिन भाई मेरे ताल्लुक जो है वो यूएस और इंडिया के साथ ना बिगाड़ देना। मेरे ताल्लुकात जो अपने ताल्लुकात चाइना के हैं यूएसए और इंडिया के साथ, वो ना बिगाड़ देना, उनके ऊपर भी नजर रखना। जो यूएस ने कहा कि जनाब अगर ये हक्कानी नेटवर्क जो है उसने अटैक किए हैं मेरी एम्बेसी पे तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं कोई पाकिस्तानी तो हूं नहीं कि मैं उसे छोड़ दूं। मेरे फौजी जो है वो मरे हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लें। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो मैं खुद हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लूंगा, जैसे मैंने उसामा बिन लादेन के खिलाफ किया था। अब दोबारा से एक नई धमकी, मतलब तुम हमारी सरजमीन पे हमारे ही खिलाफ तुम लड़ना चाहोगी, इस धमकी का क्या मकसद हुआ कि हम एक्शन लें वरना तुम जो है वो हमारे ही खिलाफ एक्शन ले लोगे, या तुम जो है वो हकानी नेटवर्क के खिलाफ खुद से एक्शन लोगे। इस्लामिक ग्रुप जितने भी पाकिस्तान में थे उन्होंने फतवा दे दिया कि जहां पे भी यूएसए का कोई भी बंदा नजर आता है बम से उड़ा दो ये जहाज। पाकिस्तान ने यूएसए को कहा कि भाई देखो, बात यह है कि हमें कुछ हदें अपनी बरकरार रखनी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा कि भाई किसी डर या किसी धोखे में ना रहना, किसी गुमान में ना रहना। अगर तुमने अकेले से हमारी पूछे बगैर हकानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लिया तो कोई बात नहीं यार, लेकिन ना करना ऐसा। हाँ, ना करना, मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन ना करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। हम रिक्वेस्ट कर सकते थे तो हमने रिक्वेस्ट भरपूर की। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने उनको धमकी दे दी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने रिक्वेस्ट की और हमने भरपूर रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की। तो जी, हमारे पास जो है ये मामला थोड़े से नीचे होते हैं। तो मई 2011 में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट जो हैं वो सलीम शहजाद ने कत्ल कर दिया जाता है, जो कि एक बड़ी बुरी सूरत हाल थी। अब इनको क्यों कत्ल किया जाता है? बेसिकली सलीम शहजाद जो है वो रिपोर्ट करते थे न्यूयॉर्क टाइम्स पे, थे पाकिस्तान से लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट करते थे। अब की दफा यूएस से दोबारा कहते हैं कि तुम लोगों ने सलीम शहजाद को सिर्फ इसलिए जो है वो कत्ल कर दिया है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और वो यूरोपियन एशियन मीडिया के लिए लिखा करता था और साथ में जो है वो रिपोर्ट किया करता था न्यूयॉर्क टाइम्स। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं भाई, हमें इस चीज का कोई पता नहीं। तो अमेरिका की तरफ से इल्जाम लगाया जाता है, वो सीधे कहते हैं, एडमिरल मोलन कहता है कि जो शहजाद की किलिंग है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं करवाया है इसको, जो है वो, ताकि वो बिल्कुल ठीक रिपोर्ट करता था और आईएसआई इसमें इन्वॉल्व है, इन्होंने शहजाद को कत्ल करवाया। अपने बंदों को खुद इन्होंने पाकिस्तान को इसको मरवाया। हमने कहा भाई देखो यार, ये ऐसी बातें ना करो। पाकिस्तान हर धमकी का जवाब जरूर देता था लेकिन कभी भी मंजर आम पे नहीं आता था। ऐसी कहानी चल रही थी। फिर हमारे पास जो है वो आती है सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? 2011 में बहुत से एकेडमिक्स ने और जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया। उन्होंने अपना नाम जो है वो कहा कि हम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के मूवमेंट वाले लोग हैं, वो सारे के सारे ठीक कर रहे हैं, उनके साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि उनको उठाया जाता है, उन्हें अगवा कर लिया जाता है। सो अमेरिका चूंकि पूरी दुनिया में अमन का ठेकेदार है तो उसने इस चीज को भी माइंड किया
कि आप अपने लोगों के साथ ये जुल्म नहीं करेंगे, मैं वरना बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरा दिल जो है वो बड़ा छलनी हो जाएगा, तो प्लीज आप ऐसे नहीं करो वरना मैं एक्शन ना लूंगा। तो जी, तब की दफा जो है, उसके बाद जो है उसामा बिन लादेन जो है वो, उसको जब मई 2011 में जो है वो मारा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, रात के 1 AM के करीब करीब जो है वो, उसका ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर है, के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब उसामा बिन लादेन जो है उसको जब कत्ल किया जाता है या शहीद किया जाता है, कुछ लोग उससे कहते हैं कि ही वॉज मुजाहिद, तो उसको हम शहीद कहेंगे, तो वट एवर टर्म यू डीम फिजिबल फॉर उसामा बिन लादेन। तो कुछ ऑफिशियल जो है, यूएस जो है वो उसने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि हम एक कंट्री की फजाई हदूद में दाखिल हो रहे हैं, तो कम से कम हमें बता ही। और कमाल की बात है कि हमारे रडार जो हैं वो हमेशा की तरह सोए हुए थे, हमारे रडार को भी पता नहीं चल सका, ऑपरेशन भी कंप्लीट हुआ और कुछ भी नहीं हो सका और वो चले भी गए। हाउ अर्थ इट इज पॉसिबल भाई, उतनी सी कहानी सुनाओ बस, जितनी हम यकीन कर। तो जी, उसामा बिन लादेन को जो है वो यूएस की ऑफिशियल जो है वो आते हैं, अटैक करते हैं, ले जाते हैं, लेकिन बॉडी डिस्क्लोज नहीं करते, किसी मीडिया को नहीं दिखाते, उन्होंने नहीं दिखा। फिर इसके बाद जो है पाकिस्तान जो है वो उससे पूछा जाता है, पाकिस्तान को पूछा जाता है, अवाम कहती है कि तुम लोग कैसे मुहाफिज हो, तुम लोग सोए हुए हो, तुम्हें नहीं पता कि कौन आ रहे हैं, ये यूएस से होता कौन है हमारी फजाई हदूद की जो है वो खिलाफ वर्जी करने वाला। तो फिर इशफाक परवेज क्या नहीं कहते हैं, भोले भाले लोगों कैसी बातें कह रहे हो, मुझे जो है वो माइकल मुलन ने खुद कॉल करके मुझसे पूछा था 3 बजे के करीब से, बल्कि 12 बजे के करीब कॉल की थी, मुझे उसने बताया था कि हम जो है वो इलेक्शन वो जो है वो ऑपरेशन करने वाले हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि माइकल मुलन ने कॉल तो की थी, लेकिन वो 12 बजे नहीं थी, वो 3 बजे के करीब कॉल थी, 3 बजे के करीब कॉल थी, और वो कॉल ये नहीं पूछने के लिए की थी कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे बताने के लिए कॉल की थी कि ठीक है भाई, इशफाक परवेज कियानी साहब, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमने अटैक किया है, हमने बंदा पकड़ लिया है और अब हम चले गए। तो इशफाक परवेज कियानी ने सुबह के 3 बजे ये कहते हुए फोन बंद कर दिया, यार फिर मुझे सुबह ही कॉल कर देनी थी, अब क्यों मुझे जगाया जब ऑपरेशन खत्म हो गया। इस कदर खुफिया कॉवर्ट ये मिशन था कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी तभी पता लगता है जब 3 बजे कॉल आती है, एंड इट इज रियलिटी, इट इज नॉट अ फिक्टिशियस थिंग। आप अपने पेपर में ये नहीं लिखोगे ना, डिटेल्स वो आपसे ये पूछेगा डायरेक्टली कभी ऐसे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं कहाँ कहाँ पर, हमारे ताल्लुकात उनके साथ हैं कैसे कैसे। अब पूरी दुनिया को सुबह पता चलता है कि एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वेपन है, लेकिन उसके ऊपर एक दूसरा मुल्क जाता है और वो उससे पूछे बगैर अटैक करता है, वो उसकी फजाई हदूद में दाखिल होता है, उसको जीरो रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है, कोई उससे पूछता भी नहीं तुम किधर आए हो। तो पाकिस्तान जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री फौरन से उठती है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात आपने कह दी कि हमें नहीं पता था, ये यूएस ने अकेले नहीं ऑपरेशन किया था, ये हमने भी किया था। आईएसआई के कुछ तो ऑफिशियल्स ने ये कह दिया कि जनाब हम तो वहां पे मौजूद है, जैसे कि ज्वाइंट ऑपरेशन है। आपने शायद अक्सर ये एक जोक देखा होगा, सुना होगा, कि कुछ दोस्त आपके इतने पक्के होते हैं आप, कि आप अपने घर में मौजूद होंगे तो आपके पापा उन्हें कॉल करते हैं, बेटा ये आमिर तुम्हारे साथ है, आमिर साहब अपने अबू के पास बैठे हों, कहते हैं जी जी अंकल अभी मेरे पास ही था, अभी उठ के गया है, कहीं तो बात करवा दूं। दूसरे को कॉल करेंगे, वो कहेंगे जी आमिर इधर ही थे, अभी अभी सोया है, थक गया था शायद, तो कहीं तो जगा दूं। कुछ कहेंगे आमिर, आमिर ये है पास, बात करें, और खुद ही वो आमिर जैसी आवाज निकाल के कहेंगे जी अब्बू क्या है। हाँ ये सही ने भी कहा, ये गलत बात है,
हम तो उस ऑपरेशन में शामिल थे, हम तो वहां भी मौजूद थे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि हम लोग जो है वहां पे नहीं? हम लोग खुद थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो किसी मौके पे सच बोल देते हैं। तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा देखो यार झूठ ना बोलो। हम लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, हम लोग, हमें तो पता भी नहीं था। जी, यहाँ पे एक सिविलियन गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब, सिविलियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम वहां पे मौजूद ही नहीं थे, और मिलिट्री गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब हमने तो ऑपरेशन के अंदर हिस्सा भी लिया। जस्ट इमेजिन कि ये हमारे पास जो है वो कैसी सिचुएशन है, और दुनिया इससे क्या जो है वो मजा ले रही है। अब की दफा ये पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है। देखिए, हमें उसामा बिन लादेन एक मिलिटेंट था या नहीं था, इस पे तो कोई शक या दो राय नहीं है। मिलिटेंट से मुराद ये है कि अगर वो इस्लाम के कौज के लिए बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस्लाम ने ये रास्ता नहीं बताया कि किसी को भी कत्ल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहूदो निसारा के लिए हिदायत की दुआ फरमाई, और आपने कहा कि इस्लाम जो है वो इस्लाम किसी को भी कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। ये सादा सा असूल है। इस्लाम अमन का जो है वो दीन दीन है, और जहाद भी उसी के खिलाफ होगी तो जो हथियार उठाता है। जैसे कि इसराइलियों ने हथियार उठाए हैं, उनके खिलाफ जहाद बनती है। और अगर हुकूमत वक्त जो है वो ये इस चीज का ऐलान कर देती है इसराइलियों ने, और इसराइलियों पे भी अगर मुसलमान अटैक करते हैं और अगर जो है वो हथियार डाल देते हैं, तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, खवातीन को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बूढ़े लोगों को कुछ नहीं कहा जाएगा, हॉस्पिटल्स को कुछ नहीं कहा जाएगा। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जंग के इतने असूल दिए कि दुनिया हैरत में आ जाती है। जीबी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह कहता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन का मॉडल देख के हैरान रह गया कि अगर ये बंदे, पूरी दुनिया इनको दी जाती तो ये उसको परफेक्ट जो है वो बना देते। पाकिस्तान के जो स्ट्रेंथ है हम उसे देख रहे थे। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो, जी बिल्कुल ठीक है मतलब, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर जो है वो उन्होंने कंफर्म किया। सलमान बशीर कहते हैं कि देखें, जैसे हमें पता चला ना कि कुछ तैयारे आए हैं, तो हमने अपने F-16 जो है वो उनको कह दिया कि भाई स्क्रैम्बल कर दिया कि भाई चलो शुरू हो जाओ, कुछ ना कुछ होने वाला है। ठीक है। तो पूछा फिर क्या हुआ जब आपने F-16 को स्क्रैम्बल किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम पहुंचे वो पहले ही वापस जा चुके थे। F-16 जैसे ही हम पहुंचे तो वो जी वापस जा चुके थे। स्ट्रेंज, मतलब आपने अपने F-16 भेजे, तब तक वो वापस जा चुके थे। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये F-16, ये F-16 थे या कुछ और थे? ये जो हमारे पास जो इतनी जल्दी जो है वो वापस चले गए थे। F-16, इसकी स्पीड कितनी है अगर मैं आपको बताऊं तो आप जरा जो है वो हैरत से में मुब्तला हो जाएंगे। एक घंटे में 1931 किलोमीटर ये जो है वो तय कर सकता है F-16। एक घंटे में 1931 किलोमीटर। इसका मतलब है रावलपिंडी से अगर आपको कराची तक जाना है तो शायद ये 40 से 45 मिनट लेगा। इमेजिन कीजिए कि 1931 फी घंटा की रफ्तार से जो है वो ये तारा उड़ता है। जब इंडिया ने एस्केलेशन की थी तो ये विद इन जो है वो मिनट्स जो है ये पहुंचते हैं, ये इतने फास्ट हैं। दे आर बिल्ट फॉर दिस पर्पस, उनका काम है पहुंचना। लेकिन वो कहते हैं जी वो पहले ही जा चुके थे तो हम क्या करें। खैर जी, ये हमारे पास जो है वो कुछ इनकी स्टोरी थी।
अब हम जो है वो आगे देखते हैं। अब अमेरिकन पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके हैं। क्यों खिलाफ हो चुके हैं? वो इसके खिलाफ हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो इसने हमें धोखा दिया। उसामा बिन लादेन जो है वो इतनी देर भी छुपा के रखता है उसामा बिन लादेन को। तुमने हमारा इतना जो है वो प्यारा हीरा जो है वो छुपाई रखा था। अब की दफा उन्होंने कुछ और भी क्लेम्स करना शुरू कर दिए। वो क्या क्लेम थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमें कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं किया इसको पकड़ने में, हमने ये खुद ही पकड़ा। ठीक है, बल्कि उन्होंने तो बचाया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं कहा था, पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा था कि हम वहां पे मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, देखिए, अमेरिका ये कहता है कि जी उसामा बिन लादेन की ख्वाहिश थी कि उसकी डेड बॉडी को समंदर में बहा दिया जाए और हमने बहा दिया। मोस्ट प्रोबेबली उसामा बिन लादेन की डेड बॉडी उन्होंने अपनी कस्टडी में रखी हो। ठीक है, फॉर द रिसर्च एंड फॉर ऑल द थिंग्स, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने उसको जो है वो रखा हो, बट उन्होंने उसकी पिक्चर भी नहीं रिवील की। डेड बॉडी की कोई पिक्चर नहीं उन्होंने दी। अब इसके बाद जो है एलिगेशन जो है वो लगाए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर जो है वो, कि हमने पहले तो मैंने कहा वाजे तौर पे जो है वो बताया तो जनाब, हम जो है वो इन्होंने हमने एग्जीक्यूट किया विदाउट द असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान। फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एलिगेशन भी लगाए कि हमारा दोस्त तो है, लेकिन इस दोस्त ने जो है वो क्या किया, इन्होंने उसको जो है वो रखा हुआ था, छुपा के रखा हुआ था। लादेन का बॉम्ब जो है अब क्या था, तो जनाब जो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, उसामा बिन लादेन जहाँ पे मिला था ये तो बिल्कुल उसके करीब ही था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, तो जनाब ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान आर्मी के नोटिस पे नहीं था? तो दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछते थे कि क्या यूएस अथॉरिटीज ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को बताना जरूरी समझा या जरूरी नहीं समझा? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस बात से बाखबर थी कि उनके मुल्क में ऑपरेशन किया जा रहा है? क्या उन्हें पता था कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के करीब ही इतना बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है? अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिससे हमारा सर जो है वो इंटरनेशनल सतह पे शर्म से झुक गया कि अब हम इसका क्या जवाब दें। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि यूएस चूज नॉट टू नोटिफाई पाकिस्तान अथॉरिटीज, तो भाई हमने पसंद ही नहीं किया, वी डिडंट इन्फॉर्म देम। आपकी दफा अब जी हमारे पास मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि डेलिबरेटली ये खुद नहीं बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि उसामा बिन लादेन को उठा कर छुपा दे, कहीं और मूव कर दे। इसका भी मतलब ये है कि उन्हें पाकिस्तान के ऊपर जो है शक था। ठीक है, दूसरा जो है वो यूएस जो है उसे ये भी प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान ने मुंबई अटैक करवाए, लेकिन मैं तो दोस्तों से मुझे भी नहीं पूछा, बताया भी नहीं। तो पाकिस्तान जो है ये डबल स्टैंडर्ड नेशन है, एक ऐसी कौम है जो खुले लफ्जों में मैं कह सकूं तो यूएस ने कहा कि ये मुनाफिक कौम है, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता। जो हमारे पास स्टीव कॉल थे, अब ये स्टीव कॉल कौन है? स्टीव कॉल एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, बड़ा रिलायबल है। जैसे आपके यहाँ हामिद मीर है, आपके यहाँ जो है वो बड़े ट्रस्टवर्दी बंदे थे, जैसे एयरवेज अरशद शरीफ हुआ करते थे। तो स्टीव कॉल जो अपना एनालिसिस देता है, स्टीव कॉल का एनालिसिस जो है वो क्या है, उन्होंने कहा कि देखें, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि कोई बाजार एविडेंस नहीं मिलता कि पाकिस्तान को पता था उसामा बिन लादेन एबटाबाद में। ये ज्यादा तशवीशनाक बात है कि पाकिस्तान को ये नॉलेज ही नहीं था कि उनके मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन मौजूद है। सो उन्होंने कहा कि ये बात जो है वो मुमकिन है, कुछ फ्रैक्शन के नॉलेज में था, कुछ लोगों के नोटिस में था, लेकिन ये हमारे पास महज एक इत्तेफाक की बात है
कि वो उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के करीब तरीन कंपाउंड के अंदर था। अब उसामा बिन लादेन को जब इन्होंने मार दिया तो उसके बाद उसके कंपाउंड से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले। अब वो एक अलहदा से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं। वो बताते हैं जी कि उसामा बिन लादेन जो है वो बड़ी एहतियात किया करता था। उसामा बिन लादेन जो है अपने कांटेक्ट किसी से भी करने से बड़ी एहतियात किया करता था। कभी उसका मतलब हुआ कि पुलिस से किसी से भी जो है वो कोशिश करता था कि डायरेक्टली जो है वो कांटेक्ट नहीं करें। की दफा जो है एक और काम ये हुआ था कि हमारे पास जो है वो यूएस का रिवॉर्ड भी था 25 मिलियन का। तो जो भी उसामा बिन लादेन को जो है वो इंफॉर्मेशन देगा तो जनाब जो है उसको हम मैं 25 मिलियन दूंगा। तब कहीं ऐसा ना हो कि 25 मिलियन के चक्करों में ना फंसा दूं। ठीक है, तो इस वजह से भी जो है वो ये करते थे। खैर पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्लेम ऑफ अवेयरनेस जो है जो रहा वो तो यही था कि कुछ अमेरिकन जो फील करते थे कि जनाब पाकिस्तान को हमें बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन जो है वो पाकिस्तान ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। 2009 में कुछ फाइलें जो है वो लीक होती हैं। ठीक है, लीक कुछ डाटा होता है और कुछ डाटा जो है वो ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ ताजिकिस्तान के पास पहुंचता है। वो यूएसए को इन्फॉर्म करते हैं और ये जो डाटा लीक होता है और ताजिकिस्तान के पास पहुंचता है, भागम भाग यूएसए को जाते हैं। वो कहते हैं कि मैनी इन पाकिस्तान वर अवेयर ऑफ उसामा बिन लादेन वेयर अबाउट, कि भाई उसामा बिन लादेन का पाकिस्तानियों को पता था। ये डाटा जो है वो लीक होता, लीक जो लीक डाटा है वो बताता है। फिर उन दिनों पाकिस्तान के साथ जो है वो ताल्लुकात थोड़े से बेहतर होने शुरू हुए थे। तो सीएए ने कहा नहीं 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 यार, देखो ताजिकिस्तान ऐसी बात नहीं है, लियोन पनेटा कहते हैं कि पाकिस्तान को नहीं पता था। हमने पाकिस्तान के नॉलेज में नहीं था। फिर उन्होंने कहा हाँ पाकिस्तान के उसकी प्रेजेंस नॉलेज में थी, ऑपरेशन जो है हमने उसके नोटिस में नहीं लाया। क्यों नहीं लेके आए? वो इसलिए नहीं लेके आए कि कहीं उनको इन्वॉल्व किया तो मिशन बिल्कुल ही खत्म ही ना हो, नाकाम ना हो। उसामा बिन लादेन को पकड़े जाना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये भी जो है जो शकील अफरीदी साहब है, डॉक्टर अफरीदी, डॉक्टर शकील अफरीदी बेसिकली वही डॉक्टर था जिसने एक फेक वैक्सीनेशन कैंपेन जो है वो की थी उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। तो इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने ट्रीजन का जो है वो केस बनाया और इसको जो है वो जेल के अंदर दिया। उन्होंने कहा सानू तो दस देना चाहिए पहले शकील अफरीदी को, कि हमें तो पहले बता देना था। ये शकील अफरीदी साहब थे। जी जी, बहुत प्रैक्टिस की थी, मॉक रेड्स उन्होंने की हुई थी। शकील अफरीदी ने जब डाटा दिया तो उन्होंने फौरन से नहीं दे दिया। इन्होंने क्या किया, शकील अफरीदी जो है इसने एक हॉस्पिटल बनाया वैक्सीन प्रोग्राम के लिए अब्टाबाद में। फिर उसामा बिन लादेन को कंफर्म करने के लिए इसने डीएनए के सैंपल्स लिए। डीएनए के सैंपल्स लेने के बाद जो है फिर इसकी जो है वो एक्टिविटीज होती हैं और फिर जनाब इसका पता चलता है बाद में। अफरीदी को अरेस्ट कर लिया गया था, भागने की कोशिश कर रहा था। तो ये कहते हैं कि ये जनाब फिर जो है अफरीदी साहब भाग नहीं पाए थे। तो सो जी यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं, अब यूएसए ने कहा कि भाई इतनी बातें हो गई हैं तो अब मदद को भी थोड़ा सा जो है वो कट लगाता है। यूएसए जो है उसकी मदद को जो 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 हेल्प होती है उसको कट किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा
तो पाकिस्तान को 33 मिलियन जो हमने देने थे खत्म कर दो भाई। और इसका मतलब ये था कि 1 मिलियन फॉर एवरी ईयर ऑफ शेख शकील अफरीदी प्रिजन सेंटेंस। 33 साल की शकील अफरीदी को हमने जो है वो सजा दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान के 33 मिलियन खत्म कर दो। शकील अफरीदी का हर साल $1 मिलियन में बढ़ेगा पाकिस्तान। और चेक करें कि उसका मुफादात के लिए जो भी बंदा रास्ते में आता है वो कैसे ठीक करता है। शकील अफरीदी जो है मुझे इसके ऊपर ठीक ठाक रिपोर्ट बताई। उन्होंने बताया कि कैसे एक पाकिस्तानी ही था जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बताए बगैर सब कुछ जो है वो गार्डियन ने इसको पब्लिश किया। इनसे मिलिए। ये पाकिस्तान के बहादुर जो हैं वो डॉक्टर शकील अफरीदी हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को नहीं बताया और एक टेररिस्ट पकड़ने में जो है बहुत होते हैं। तो अ, ये एक वैसे गलत बात थी। अब रियासत के मुजरिम हैं, आपको पाकिस्तान को बताना चाहिए था। आप डायरेक्टली जो है वो किसी दूसरे मुल्क की एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। फेक वैक्सीनेशन जो है वो कंपेन उसका ये सरगुना बनाना। 2014 और 15 की अगर हम बात करते हैं, 2014 और 15 में दोनों के दोनों ममालिक की जो आर्मी है एक दूसरे के करीब आती है। पाकिस्तान मिलिट्री ज़रबे अज़ब जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देती है और अब की दफा उससे ऑपरेशन शुरू कर देती है उसी हक्कानी नेटवर्क जो है उसके खिलाफ। हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ जो है आमिर साहब लगती तो वो बच्चों को ही है, लेकिन वो बच्चे किनके हैं घर के अंदर, वो बच्चे जो हैं उनका डीएनए कलेक्ट किया जाना, ठीक है, उनकी जो है वो एसोसिएशन देखना, वहां पे लोगों के साथ मिलना। ऑब्वियसली दे हैव देयर ऑन स्पेसिफिक पैरामीटर्स जिन्होंने फॉलो किया होगा। इसको मजीद डिगअप करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी कि किस तरह से उसने डीएनए किस तरह से ले लिया। बिन लादेन तो बड़ा मुतमिन रूह थी भाई। आमिर भाई उनको तो पता था कि मैं तो दुनिया के महफूज तरीन मुल्क में हूँ। उनके पास जो है इससे पहले कभी यूएसए ने थोड़ी किया था कि अटैक करके पकड़ लेगा। उसे पता था एटम बम इनके पास है, मुझे कुछ नहीं होता। वो बेचारा तो आराम से उनसे बैठा चाय पी रहा होगा। हामिद मीर ने कई दफा उसका इंटरव्यू किया था, लेकिन वो भी कहते हैं मेरी आंखों पर पट्टी बांध के लेके जाते थे, मुझे नहीं पता। अब जी एडिशनली जो है पाकिस्तान ने अब उसी हकानी नेटवर्क के खिलाफ जरबे अज़ब जो है वो शुरू कर दिया। हमारे ताल्लुकात जो है वो थोड़े से बेहतर होना शुरू हो गए, लेकिन ज्यादातर जो है वो ताल्लुकात जो है वो 2016 से 2020 तक जो है वो मुझे वाला सिस्टम है थोड़ा सा बेहतर होता है। 2016 थोड़ा सा तेजी से हम जो है वो मूव फॉरवर्ड कर, 2020 में ये रिलेशनशिप मजीद इम्प्रूव होता है। लेकिन 2020 में क्या होता है हमारे पास रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होते हैं। कैसे बेहतर होते हैं? बेहतर इस तरह से होते हैं कि यूएसए जो है अपनी दफा प्रेशराइज करना शुरू कर देता है पाकिस्तान। वो कहता है कि मेरे बेटे इसराइल को रिकॉग्नाइज करो। इसराइल जो है वो इसको आप लोग रिकॉग्निशन पर रिकॉग्नाइज करो। आप लोगों ने अपने पासपोर्ट के ऊपर लिख के लगाया हुआ है कि भाई इसराइल के खिलाफ सिवा सारी दुनिया में ये जा सकता है, तो ये एक इंसल्ट है एक कंट्री की। इसे खत्म करें। तो ये बात जो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो है, और जनवरी 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था। उन दिनों इमरान खान लीडर था, वजीर आजम था। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने जो है वो 300 मिलियन पाकिस्तान को जो मदद देनी थी वो हम खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमें हमेशा से धोखा देता रहता है। इमरान खान ने जवाब दिया था तो भाई ठीक है, तुमने ज्यादा नुकसान किया है, तुम खत्म कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं। इमरान खान के जवाब के बाद जब फिर इमरान खान ने वहां पे विजिट किया था
तो डोनाल्ड ट्रम्प बड़ी मोहब्बत से, बड़ी जबरदस्त तरीके से मिला था। और 2019 में जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो ह्यूस्टन के अंदर एक रैली से खिताब करता है, तो उस वक्त ट्रम्प के ऊपर प्रेशर होता है, तो वो पाकिस्तान को जो है इसके खिलाफ एलिगेशन बताए कि ये जो है टेररिज्म को सपोर्ट करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया की इस बात को भी डिक्लाइन कर देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान जो है वो यूएसए का एक फ्रेंड है, और उसने इमरान खान को कहा था कि इमरान खान इज अ ग्रेट लीडर। इसके अल्फाज रिकॉर्ड का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बात कही। इमरान खान के साथ दोबारा उसकी मीटिंग होती है 2020 में, डायवोस के मुकाम पर। अब जो है वो कहता था कि यार इसको एक्सेप्ट करें। इमरान खान जो है वो इसका यूनाइटेड स्टेट्स पे बड़ा गहरा असर था। कुछ पर्सनालिटीज होती हैं वो अपना गहरा असर छोड़ती हैं। इमरान खान का जो विजिट था उसने डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा मुतासिर किया था। उसकी वजह ये थी कि इससे पहले जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाता था वो बस मांगने की बातें करता था। इमरान खान से जब मीडिया ने इंटरव्यूज किए उन्होंने कहा कि तो हाउ, लाइक व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग अबाउट द एड टू द पाकिस्तान। मैंने कहा कि आई एम नॉट हियर फॉर एड, I'm here for the business community. I want the people to improve and invest in my country. So this time ये एक मीटिंग उस तरह से चल रही थी। और तो और इसी मीटिंग के अंदर ट्रम्प कहता है कि भाई अगर तुम, इमरान खान को कहता है कि अगर तुम कहते हो तो मैं मीडिएट करता हूँ कश्मीर के मसले पर। इमरान खान ने कहा था कि जी जरूर आप मीडिएट करें। इसराइल को जो है वो मानने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर देता है। लेकिन इमरान खान जो है वो इस बात से खामोशी इख्तियार करता है, और वो इसको ना हाँ में जवाब देता है और ना ही इनकार करता है कि मैं इसराइल जो है वो इसके बारे में कुछ करूंगा या मैं इसके ऊपर कुछ काम करूंगा। तो जिसका मतलब ये था कि अगर इमरान खान जो है वो चाहता भी तो पहले तो वो कर नहीं सकता था। लेकिन उसने डोनाल्ड ट्रम्प से कोई वादा नहीं किया कि मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, उसने कोई बात ही नहीं। लेकिन उसको प्रेशराइज काफी किया गया। यूएसए का ठीक ठाक प्रेशर था कि आप उसको रिकॉग्नाइज करें। अब की दफा हमारे पास जो है, जो सारी की सारी स्टोरी है यहाँ पे, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारे पास इनके जितने भी एक्यूजन हैं। 2017 में मैंने ये बताया था, उसे रेफरेंस दिया। यूएसएस प्रेसिडेंट जो है वो अफगान वॉर की बात करता है। वो कहता है कि पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स भी दिए हैं। पाकिस्तान जो है उन्होंने किया है कंट्रीब्यूशन को, ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान ने जो है लोगों को बचाया है, महफूज किया है। टेररिस्ट जो है उन्हें बचाने की कोशिश की है। इससे एग्जैक्ट words ये हैं, द पाकिस्तानी पीपल हैव सफर्ड ग्रेटली फ्रॉम टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर उसका दिमाग ठीक हो गया जब इमरान खान ने इसको आंसर किया, और उसके बाद वो कहता है कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी कंट्री है, एंड इमरान खान इज द ग्रेट लीडर। फिर उसका दिमाग खराब होता है, फिर जो है वो तनकीद करता है पाकिस्तान के ऊपर जो, फिर कहता है कि हमने जो है वो कुछ भी नहीं दिया बट लाइज एंड डिसीट। फिर ये एक इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के लिए इंसल्ट थी। कोई कंट्री कहे कि आपने हमें सिवाय धोखे और झूठ के कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा 300 मिलियन के हम जो है वो डिसबर्समेंट कैंसिल कर रहे हैं। इसके ऊपर वंस अगेन जो है वो इमरान खान का रिस्पॉन्स आता है। फिर इनका जो विजिट होता है और इसमें कोशिश करते हैं कि कश्मीर के कॉन्डेंडरम के ऊपर जो है वो बात की जा सके। अच्छा जी, यहाँ से फिर हमारे पास जो है ये सिचुएशन सारी की सारी कंट्रोल होती है। ये वही बातें हैं जो पहले मैं बता चुका हूँ। अब प्रेशर टू रिकॉग्नाइज जो है वो, और उसके बाद जो है वो आपको पता है कि वो चला जाता है, वहां से भाग जाता है। 2022 में, क्योंकि इमरान खान जो है
अमेरिका के काफी खिलाफ हो चुका है, और जब से निकाला गया है अमेरिका के वैसे ही खिलाफ है, डोनाल्ड लू का नाम ले रहा है। ये स्टोरी तो जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। ये जी कुछ डिटेल्स हैं इसकी, जो क्वाइट कॉमन डिटेल्स हैं। मैं ये चाहूंगा कि इनके जो काम है वो कौन कौन से वाले मिलकर इन्होंने काम किए, आसान आसान सी डिटेल्स हैं। ये जो टॉपिक है हमारे पास यूनाइटेड नेशन का, इससे ऊपर तक की डिटेल्स को एक दफा पढ़ के आइएगा। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सब इजी है। मल्टीपुलर वर्ड्स के अंदर कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, मिलिट्री एड के कुछ रेफरेंसेस हैं कि कितनी कितनी मदद आती रही थी, पूरी की पूरी जो बातें हमने की थी उन्हीं बातों का खुलासा है कि 1998 में ये हुआ था, ये हुआ। ठीक है। ये हमारे और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इंशाल्लाह जो है आपको पास पेपर में से भी देख सकता है। तो इन केस यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। कुछ सवाल जो आप पूछना चाहें तो आई एम अवेलेबल, अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुलाकात होती है आपसे टुमारो इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज।